नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटे बहू के द्वारा अपमानित बूढ़े पिता ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि बेटे बहू के ऊपर आसमान गिर पड़ा। भाग 2। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अभी तक आपने सुना, बच्चे पार्टी में अपनी इज्जत बचाने के लिए बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम से वापस ले आते हैं, लेकिन घर पर बहू और बेटे उन्हें दाना पानी भी नहीं पूछते और साथ में पार्टी में उनका अपमान भी करते हैं। बच्चों के व्यवहार से आहत पिता जब वापस ओल्ड एज होम जाना चाहते हैं तो बेटे बहू घर अपने नाम कराने के लिए साइन करने को कहते हैं। अब आगे। जब बेटों ने अमर से घर के पेपर पर साइन करने के लिए कहा, घर बेचने के लिए, तो अमर ने कहते हुए पेपर दोनों बेटों के मुंह पर दे मारे। विकास और रवि का चेहरा तमतमा उठा। विकास ने गुस्से में कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? एक डील के बदले हमने ये घर बेचना तय किया है। वैसे भी हम और हमारा परिवार फ्लैट्स में रहेगा। आखिर रखा क्या है इस घर में? चुपचाप इन कागजों पर साइन कीजिए। अमर ने क्रोध भरी नज़र से विकास को देखा और कहने लगे, अब तक मैं तुम लोगों की खुशी के लिए चुपचाप सब सुनता रहा, जो तुम लोगों ने चाहा करता रहा, लेकिन अब नहीं। क्या रखा है इस घर में, ये तुम पूछ रहे हो विकास? कहते कहते भावुक हो जाते हैं अमरनाथ। इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी है, तुम दोनों का बचपन जुड़ा है। इस घर को बनाने संवारने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है और आज तुम कहते हो इस घर में रखा क्या है? इतने ओछे संस्कार तो ना दिए थे मैंने। पर पापा, जब माँ ही नहीं है तो उनकी यादों का क्या? बड़ी बहू ने कहा। अमर को पीड़ा हुई तो वह बोल पड़े, क्या अपने माँ पिताजी के लिए भी तुम्हारे यही विचार हैं बहू? पापा जी, बड़ी बहू चिल्लाई। क्यों, बुरा लगा? शांति मेरी पत्नी है, मुझे कितना बुरा लगा होगा। कान खोलकर सुन लो चारों, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की एक ईंट तक नहीं हिलेगी, समझे तुम लोग? फिर इसके लिए चाहे मुझे अपने ही औलाद के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अमर का गुस्सा देखकर सभी शांत हो गए। अमर ने दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को उतारा और लेकर जाने लगे तो पोते पोतियों ने उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहा, मत जाइए ना दादाजी। उनके आंसू देखकर अमर का दिल भर आया। उन्होंने उनके आंसू पोंछे और कहा, इस घर से मेरा बसेरा कब का उठ चुका है मेरे बच्चों। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे माँ बाप ने किया वो तुम कभी उनके साथ मत करना। अपने दोनों बेटों के लालच को रौंद कर अमर वहाँ से निकल गए। आंखों में आंसू भर आए। सड़क तक पैदल ही चले आए। वहाँ से ओल्ड एज होम के लिए बस मिल जाती थी। अमर ने जेब में हाथ डालकर देखा, सिर्फ 50 रुपए का एक फटा पुराना नोट मिला। किराया 35 रुपए था। अमर ने वहीं पास की दुकान से चाय ली और एक डिब्बा बिस्किट लेकर खाने लगा। बेचारगी और बेबसी के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद बस आई। अमर उसमें चढ़ गए और खाली सीट देखकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक महिला अपनी 10 साल की बेटी के साथ आई और अमर की बगल में बैठ गई। अमर खिड़की से बाहर देखने लगे। बस चलती रही। अचानक अमर की नज़र बच्ची के हाथों पर गई। उसके हाथों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखकर अमर अपने अतीत में खो गए। सुमित्रा का इंतजार करते हुए अमर नदी किनारे बेचैनी से टहल रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और घंटों यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। अमर कमाने के लिए शहर जा रहा था। उसे शहर की एक मिल में काम जो मिल गया था, लेकिन जाने से पहले वह सुमित्रा से मिलना चाहता था और इसलिए उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा आती दिखाई दी तो उसके जान में जान आई। सुमित्रा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहने आई और अपने दोनों हाथों को अमर के सामने करते हुए कहा, कैसी है मेरी चूड़ियां? सुमी, तुम ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो? किसी दिन तुम्हारे हाथों को घायल कर देंगी, ये अमर ने बेचैनी से कहा। ये मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी आवाज़ करती हैं, सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजा कर कहा। अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा, जो कि आवाज़ भी करेंगी और तुम्हारे हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। क्या सच में? सुमित्रा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। हाँ सच में, बस कल से तुम ये कांच की चूड़ियां मत पहनना, अमर ने कहा।
अच्छा तो फिर कर लो शादी और पहना दो सोने के कंगन, सुमित्रा ने कहा। तुम्हारे लिए ही तो शहर जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लायक बन तुम्हारे पिताजी से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम मेरा इंतजार करोगी न सुमी? अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ अमर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। कहते हुए सुमित्रा वहां से भाग गई। अमर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अगले दिन अमर शहर के लिए निकल गया। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा तो अमर अपने वर्तमान में लौट आया। बच्ची के हाथों में कांच वाली चूड़ियां अभी भी चमक रही थी। अमर ने आंखें बंद कर सीट से सर लगा लिया। कुछ देर बाद बस रुकी और शांति की तस्वीर और अपना सामान संभाले अमर नीचे उतर गया। ओल्ड एज होम पास ही में था। अमर हताश और निराश चलते हुए आया। उसके कानों में बेटों के नफरत भरे लफ्ज गूंज रहे थे। गेट से अंदर आते हुए कुछ ही दूर चला कि लड़खड़ा कर गिर गया। सुमित्रा पास ही कुछ काम में लगी थी। जब उसने देखा तो दौड़ कर आई और अमर को सहारा देकर उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना अमर? हाँ, अमर ने हाफते हुए कहा। सुमित्रा ने उसे बरामदे में बैठाया और उसका सामान लाकर रखा। शांति की तस्वीर उठाई। उसका शीशा टूट चुका था। तस्वीर लेकर वह अमर के पास आई और कहा, ये तस्वीर मेरी पत्नी शांति की है। कुछ साल पहले ही उसका देहांत हो गया है। अमर ने फोटो पर लगी धूल साफ करते हुए कहा। यह सुनकर सुमित्रा को एक अजीब सी पीड़ा का एहसास हुआ और उसने कहा, कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा कि तुम खुशनसीब हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें लेने आए। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भले खुशनसीब ना हो, लेकिन वो बच्चे सच में बदनसीब हैं अमर, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अमर ने सुमित्रा के चेहरे की ओर देखा, जो दुख और पीड़ा से भर उठा था। आज भी उसकी सुमी की आंखों में उनके लिए अपनापन था। अमर की आंखों से आंसू बहकर शांति की तस्वीर पर आ गिरे थे। अमर को उदास बैठा देखकर सुमित्रा कुछ ही दूरी पर बैठ गई और कहा, तुम ऐसे तो न थे अमर, हमेशा मुस्कुराने वाले, जिंदा दिली की बातें करने वाले आदमी थे। फिर आज बच्चों के सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए? सुमी की बातों में अपने लिए परवाह देखकर अमर ने अपनी आंखों का गीलापन साफ किया और कहने लगे, सालों पहले तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैं पहली बार कमजोर पड़ा था सुमी। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं इतना सक्षम था कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता था, लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता का अपमान हो, उन्हें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। तुम्हारा आखिरी फैसला सराखों पर था और मैं हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुछ वक्त बाद अपने ही दूर के रिश्ते में एक लड़की से मेरा रिश्ता तय हो गया। शांति नाम था उसका। उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं उस वक्त टूटा हुआ था, इसलिए मेरी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। शादी के बाद शांति मेरे घर में रहने लगी। मैं हर वक्त उससे कटा कटा सा रहता था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अपने टूटे मन के चलते मैं उस भली औरत की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मैंने उसे अपना लिया और अपना पति धर्म निभाने लगा। तुम हमेशा मेरे मन में रही, क्योंकि हमारा रिश्ता अपवित्र नहीं था। मैंने शांति को तुम्हारे बारे में बताया तो वह तुमसे मिलने की जिद करने लगी, लेकिन तुम कहाँ थी मैं नहीं जानता था। वक्त सभी जख्म भर देता है सुमी। धीरे धीरे मैं अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया। माँ के खत्म होने के बाद गांव से हमेशा के लिए शहर आ गया। यहाँ मेहनत से अपना घर बनाया, जिसमें मैं और शांति और मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। अच्छी लड़कियां देखकर उनका रिश्ता तय किया। शादी की कुछ साल बाद ही मुझे दादा बनने का सुख प्राप्त हुआ और उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। लेकिन ज़्यादा खुशियाँ को भी हम इंसानों की नज़र लग जाती है। एक बीमारी के चलते शांति का देहांत हो गया। बच्चों में झगड़े न हो सके, इसके चलते मैंने उनके बीच बंटवारा कर दिया। पर मैं भूल गया था कि ये बंटवारा ज़मीन और पैसे का नहीं बल्कि मेरा था। कुछ महीने बड़े बेटे के घर तो कुछ महीने छोटे बेटे के घर रहने लगा। धीरे धीरे मेरा अस्तित्व खत्म होने लगा था। बेटों और बहुओं के असली रंग दिखने लगे थे। जलील करना, ताने देना, मुझे बार बार ये एहसास दिलाना कि मैं अब उन पर बोझ बन चुका हूँ, मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा था।
मैं उनके साथ होकर भी नहीं था, सब छूट चुका था, दोस्त, घर, मेरे अपने जो सिर्फ कहने को मेरे अपने थे। जब सह नहीं पाया तो उन दोनों के घर को छोड़कर मैं यहाँ चला आया। कहते कहते रुक गए थे अमर, उनकी आंखों में नमी तैर गई। आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और आगे कहने लगे। यहाँ आकर अपनों के किए बुरे बर्ताव को भूलने की कोशिश करने लगा, पर जब तुम्हें देखा तो मन फिर पीड़ा से भर गया। तुम्हें यहाँ इस तरह इस हाल में देखूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था सुमी। उस शाम जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन अगर सच में तुम खुश थी तो फिर यहाँ कैसे? अपनी बात खत्म कर अमर सुमी की ओर देखने लगा। अमर की कहानी सुन सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अमर ने कहा, समझ गया, तुम्हारे साथ भी बेटों और बहुओं ने ऐसा ही किया होगा। ये आजकल की लड़कियां समझती क्यों नहीं? जितना प्यार ये अपने माँ पिता से करती हैं उतना सास ससुर से क्यों नहीं? बुजुर्गों के वृद्धाश्रम होने की सबसे बड़ी वजह ये बहुएं ही हैं सुमी, वरना कोई भी बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। उनकी बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। सुमी को चुप देखकर आगे कहने लगे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बेटों से अच्छा काश मुझे एक बेटी होती तो आज सुख दुख में मेरे साथ होती। अमर की इस बात पर सुमी का दिल पीड़ा से भर गया और उसने कहा, नहीं अमर, सब बेटियां ऐसी नहीं होती। अगर बेटियों में ये भावना होती तो वो कभी अपने सास ससुर को यहाँ नहीं भेजती। बहुओं से पहले बेटियों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर जब वो बहू बने तो ऐसा कुकृत्य नहीं करे। मैं कुछ समझा नहीं सुमी, अमर ने कहा। कैसे समझोगे अमर, तुम किसी बेटी के बाप जो नहीं हो, सुमी ने गीली आंखों को पोंछते हुए कहा और वहां से चली गई। अमर अपनी कहानी तो सुमी को सुना दिया, पर सुमी के बारे में नहीं जान सका। सुमी कुछ खुलकर बताना नहीं चाहती थी और अमर पूछकर उसे और दुखी करना नहीं चाहता था। अमर अपना सामान लेकर कमरे में चला गया। उसे देखकर जगन्नाथ और मोहन राव उसके पास आए और कहा, तुम तो घर गए थे, वापस कैसे चले आए? वो घर अपना था ही कब मोहन राव, अब यही मेरा घर है और तुम सब मेरे अपने हो। बची खुची ये जिंदगी तुम सबके साथ बितानी है, अमर ने कहा तो जगन्नाथ उसके गले आ लगा और कहा, तू अकेला कहाँ है रे अमर, हम सब हैं ना तेरे साथ, चल चल कर कुछ खा ले। तीनों कमरे से बाहर चले आए और नाश्ता करने चले गए। सामने से आते अनुज ने देखा तो उनके पास चला आया और कहा, अरे अमर अंकल, आप आ गए, आप चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। सबके नाश्ता करने के बाद अनुज ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया और कहने लगा, आप सभी काफ़ी दिनों से यहाँ हैं और आपसे मुझे और सुनिधि को बहुत प्यार मिला है। हम दोनों तो अनाथ थे, पर आप लोगों ने वह कमी भी पूरी कर दी। आज आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने और सुनिधि ने आप सबके नाम से पेंशन फॉर्म भरा है। अब से हर महीने सरकार की तरफ से आपको 500 रुपये महीना मिलेंगे और वो आपके होंगे। उन्हें आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबने सुना तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अमर ने कहा, नहीं बेटा, वो सब पैसे आप और सुनिधि जी रखिए। आप दोनों हम सब के लिए इतना कर रहे हैं, वो भी बहुत है बेटा। हाँ, अमर सही कह रहा है। सबने अमर की बात का समर्थन किया। अनुज अमर के पास आए और उनका हाथ दोनों हाथों में थाम कर कहा, अंकल, आपने जो प्यार और अपनापन मुझे और सुनिधि को दिया है उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं हैं। माँ बाप के प्यार का कर्ज इंसान एक जन्म में भला कैसे उतार सकता है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप सबके लिए कुछ कर पाया। अमर ने अनुज को गले लगा लिया और कहा, अगर सारे बेटे तुम जैसे हो जाएं तो दुनिया में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं होगा बेटा। ओल्ड एज होम में अब खुशी का माहौल था। अनुज और सुनिधि को माँ बाप मिल चुके थे और बुजुर्गों को सहारा। अमर और सुमी में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी। उन्हें साथ देखकर मोहन राव और जगन्नाथ अक्सर अमर को छेड़ते नजर आते थे। सुमित्रा सुबह शाम पौधों में पानी देने, बगीचे की देखभाल करती थी। अनुज और सुनिधि ने उन्हें मना करना चाहा, लेकिन सुमित्रा ने कहा कि वह अपनी खुशी से ये सब करती है। सुमित्रा को देख बाकी लोगों ने भी कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया। कोई सब्जियां काटने में मदद करता तो कोई बाजार से सामान ले आता। ओल्ड एज होम एक हंसता खेलता घर बन चुका था, जहां सभी एक दूसरे की देखभाल करते थे। अपने अपने दुखों को भूलकर सभी खुश थे। एक शाम अमर, जगन्नाथ और मोहन बैठे थे, तभी मोहन ने कहा,
भाई अमर, क्या अब भी तुम्हारे मन में सुमित्रा के लिए भावनाएं हैं? अमर ने कहा, यह कैसा सवाल है? मोहन मोहन ने कहा, बस मैं जानना चाहता था। तुम दोनों का यहाँ आना कोई संजोग नहीं है, क्या पता किस्मत फिर से तुम्हें मिलाना चाहती हो। जगन्नाथ ने कहा, हाँ भाई, जानना तो मैं भी चाहता हूँ। काफी दिनों से देख रहा हूँ कि एक और दृश्य रिश्ता है तुम दोनों के बीच। अमर ने कहा, ये आज कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम दोनों? सुमी के लिए मेरे मन में कोई गलत भावनाएं नहीं है, ना तब थी ना अब है। मोहन ने कहा, हम लोग कब कह रहे हैं कि तुम्हारी भावनाएं गलत है? देखो अमर, तुम और सुमित्रा दोनों एक दूसरे को जानते हो। उम्र के इस पड़ाव में चाहो तो एक दूसरे का साथ दे सकते हो। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। क्यों जगन? जगन्नाथ ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है मोहन, वैसे भी दोस्त होकर इतना तो करना बनता है। उनकी बातें सुनकर अमर खींच उठा और कहा, कैसी बातें कर रहे हो दोनों? ना तो मैं 20 साल का युवक हूँ और ना ही ये सब सोचने की मेरी उम्र। सुमी के सामने भूल से भी ऐसी बात मत करना, तुम समझे? मोहन ने कहा, अरे भाई, मजाक कर रहे हैं, पर जरा सोचो, तुम्हें और सुमित्रा को बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। सालों पहले जो प्यार अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाएगा। आखिर में तुम दोनों के पास भले कुछ न हो, कम से कम एक दूसरे को सुनने का वक्त तो रहेगा। जगन्नाथ ने कहा, सबकी किस्मत में ये नहीं होता है अमर। तुम चाहो तो इस रास्ते को एक नया मोड़ दे सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। अमर अपनी जगह से उठा और कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कहकर अमर वहां से चला गया। मोहन और जगन वहीं बैठे रहे। जानते थे अमर बहुत जिद्दी इंसान है, लेकिन दोनों उसकी और सुमित्रा की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते थे। वे लोग सही कह रहे थे या गलत, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें ये करना था अमर के लिए। बुजुर्ग होकर भी दोनों 20-22 साल के लड़कों की तरह बात कर रहे थे। शाम की पूजा संध्या के समय सभी इकट्ठा हुए। अमर हाथ जोड़े भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि सुमी की जिंदगी में खुशियां लौट आएं और वह खुश रहे। उधर सुमी का मन अभी भी अमर को लेकर पीड़ा से भरा हुआ था। उसने पहली बार अमर की आंखों में आंसू देखे थे। शादी के बाद उसने कभी अमर की सुध नहीं ली, ये सोचकर वह बहुत दुखी थी। आरती समाप्ति के बाद सभी खाना खाने चले आए। यहाँ मौजूद लोगों में एक साफ सुथरा रिश्ता था। सभी एक दूसरे की इज्जत करते और अपना धर्म निभाते। खाना खाने के बाद अमर अपने कमरे में चला आया। मोहन और जगन की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। उसे नींद नहीं आई तो वह बाहर बरामदे में चला आया। सीढ़ियों पर बैठा वह अपने अतीत में खोया था कि तभी किसी के गिरने की आवाज आई। अमर ने आवाज वाली दिशा में देखा तो उसके होश उड़ गए। सीढ़ियों के पास कुछ ही दूर सुमी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अमर ने उसे देखा, उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमी तब तक बेहोश हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। अमर ने अनुज को आवाज लगाई। कुछ ही देर में सभी दौड़ते हुए आए। सुनिधि ने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। सभी बहुत घबरा गए थे। अमर ने मजबूती से सुमी के हाथ को थामा हुआ था और उसका सर अमर के घुटने पर था। अनुज लगातार सुमी के पैरों के तलों को मसल रहा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई तो अनुज, मोहन राव और अमर सुमित्रा को लेकर एम्बुलेंस में आ बैठे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। सुमित्रा को स्ट्रेचर पर लेटाया और अंदर ले जाने लगे। इसी बीच अमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नर्स स्ट्रेचर को अंदर ले जाने लगी। तब अमर का हाथ धीरे धीरे सुमी के हाथ से छूटने लगा और उस वक्त उन्हें उसी पीड़ा का एहसास हो रहा था जो सालों पहले हुआ था, जब वह सुमित्रा से आखिरी बार मिला था। शहर से लौटने के बाद अमर नदी किनारे खड़ा अपनी सुमी का इंतजार कर रहा था। जब सुमी वहां आई तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी के भाव थे। सुमी अमर के सामने आकर चुपचाप खड़ी हो गई तो अमर ने चहकते हुए उसके हाथों को पकड़ कर कहा, देखो सुमी, शहर से मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन लाया हूँ। अब तुम्हें ये कांच की चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल सुमी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर अमर हैरान रह गया और कहा, सुमी, ये सब मैं समझा नहीं। सुमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो अमर, पिताजी ने मेरी शादी किसी से तय कर दी है। तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? अमर ने हैरानी से कहा। बताया था अमर, लेकिन तुम दूसरी जाति से हो और पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने साफ मना कर दिया। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, तो चलो अभी हम शादी कर लेते हैं, फिर किसी को हमारे साथ रहने से ऐतराज नहीं होगा। अमर ने मजबूती से सुमित्रा का हाथ थाम कर कहा। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, नहीं अमर, ऐसा किया तो पिताजी की इज्जत खराब होगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। हमारा रिश्ता पवित्र था और हमेशा पवित्र रहेगा। हम दोनों कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, हमेशा खुश रहेंगे। सुमित्रा की बात सुनकर अमर का दिल टूट गया था, लेकिन वह सुमी के जज्बातों की कद्र करता था, इसलिए उसने वह कंगन सुमित्रा को पहनाते हुए कहा, यह मेरी आखिरी निशानी समझकर रख लो सुमित्रा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने साथ लाई किताब अमर को दे दी। दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए। जाते जाते अमर ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और कहा, सुमी, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं अमर, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे इन कंगनों के रूप में। चलती हूँ, ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी। कहकर सुमी आगे बढ़ गई। अमर का हाथ धीरे धीरे उसके हाथ से छूटता रहा। तभी किसी ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। अमर ने चौंक कर देखा, मोहन खड़ा था। अमर अपने अतीत में लौट आया। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अमर सुमी को लेकर बहुत परेशान था। तभी डॉक्टर आया और कहा, ब्रेस्ट के कुछ नीचे एक गांठ है जो लगभग फूटने वाली है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कीजिए, किसी भी हालत में उन्हें बचा लीजिए, अमर ने बेचैनी से कहा। अनुज ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल मैं बात करता हूँ। अनुज डॉक्टर की तरफ आया और कहा, डॉक्टर आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्च आएगा, उसके बाद मेडिसिन, हॉस्पिटल का खर्च, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए। आप पैसे जमा करा दीजिए, मैं अपनी टीम से कहकर ऑपरेशन की तैयारी कराता हूँ, डॉक्टर ने कहा। 2 लाख? अनुज ने कहा। पहले इंतज़ाम कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने कहा। इंतज़ाम हो जाएगा डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक मैं पैसे लेकर आता हूँ, अनुज ने कहा। तो डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। अमर और मोहन राव अनुज के पास आए और अमर ने कहा, 2 लाख? पर इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाओगे? आप घबराइए मत, मैं इंतज़ाम करता हूँ, अनुज ने कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। ओल्ड एज होम आकर उसने सुनिधि को बताया। सुनिधि और अनुज ने तुरंत अपने जमा पैसों को निकाला। वो सिर्फ 80,000 ही थे। उन्हें देखकर अनुज ने कहा, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? आंटी की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। अनुज तुम ये पैसे जमा करवाओ ताकि उनका इलाज शुरू हो सके, बाकी के पैसे भी हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, सुनिधि ने कहा। अनुज ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर आधे पैसे जमा करवाए। ऑपरेशन शुरू हुआ। अनुज ने मोहन और अमर को भी घर भेज दिया और खुद अपने दोस्तों को मदद के लिए फ़ोन करने लगा, पर हर किसी से निराशा ही मिली। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर अमर पैसे की चिंता में रात भर सो नहीं पाया। उसने ऑफिस रूम से सुमित्रा के घर वालों का पता लगाया। उसका बेटा और बेटी इसी शहर में थे। अमर बिना किसी को बताए सुबह सुबह ही वहां से निकल गया। सुबह के 9 बजे वह सुमित्रा के बेटे के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें सुमित्रा के बारे में बताया, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बेटे ने तो ये तक कह दिया कि मेरे पास उन पर खर्च करने को एक फालतू पैसा नहीं है, उनसे कहो जाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। जरा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए, वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए ऐसी सोच? छी, कैसे बेटे हो तुम, अमर ने कहा। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ खींचकर अमर को मारा और घर से बाहर धक्का दे दिया। अमर नीचे आ गिरा। लड़के ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अमर को बहुत दुख हुआ कि वह ऐसे इंसान से सुमित्रा के लिए मदद मांग रहा था। उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वह सुमित्रा की बेटी के घर पहुंचा। उसे सुमित्रा के बारे में बताया तो बेटी के शब्दों ने अमर का कलेजा चीर दिया। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरे लिए तो वो तभी मर गई थी जब उन्होंने सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जाकर उनके बेटे से कहिए ये सब। किस मिट्टी के बने हो तुम सब? क्या तुम्हारे मन में ज़रा भी दया भावना नहीं है? वो औरत वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें। अमर रो पड़ा। वो मरे या जिए हमें क्या, निकलो यहाँ से,
पता नहीं सुबह सुबह भीख मांगने कहाँ से चले आते हैं, कहकर लड़की वहाँ से चली गई। अमर हताश हो गया। उसे खुद से ज़्यादा सुमित्रा के लिए दुख हो रहा था। आज समझ आया कि सुमित्रा को अपनी बेटी से नफरत क्यों थी। क्या सुमित्रा के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो पाएगा? क्या अपने बच्चों से इतना अपमानित होने के बाद भी अमर पैसों के लिए अपने बच्चों के पास जाएगा? क्या सुमित्रा अपना दुख और तकलीफ अमर के साथ बांट पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।